आपने इंडिया के एक साबिक प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू का नाम सुना होगा। नेहरू साहब इंडिया में सबसे ज़्यादा अरसा तक प्राइम मिनिस्टर रहने वाले सियासतदान थे और इनका ख़ानदान इलाहाबाद से था और बहुत ही अमीर ख़ानदान था। इनके जो वालिद थे मोतीलाल नेहरू, उन्होंने कांग्रेस को बनाने में और कांग्रेस की जो शुरू की इस्टेब्लिशमेंट है उसमें बड़ा अहम किरदार अदा किया था। तो अब जवाहरलाल नेहरू साहब जो थे वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे आदमी थे, कैम्ब्रिज के पढ़े हुए थे और ज़ाहिर नाजो नाम के साथ वो पले थे। उन्होंने ज़िंदगी में हमेशा खुशहाली देखी थी, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी उनकी ज़िंदगी में जिसको हम डिप्रेशन कह सकते हैं, टेंशन कह सकते हैं। तो अचानक ऑल ऑफ सडन जब वो बाहर से पढ़ के आए तो वापस आने के बाद उन्होंने सियासत में दाखिल होने, शामिल होने का फ़ैसला कर लिया। जब उनके वालिद को पता चला कि मेरा बेटा सियासत करना चाहता है तो उन्होंने उसको बुलवाया और जवाहरलाल नेहरू से पूछा कि बेटा अब ये बताओ, आप वाकई सियासत करना चाहते हो? उसने कहा जी हाँ, मैं सियासत करना चाहता हूँ और मैं बाकी ज़िंदगी सियासत में गुजारूंगा। तो मोतीलाल नेहरू ने उससे पूछा कि बेटा सियासत करना क्यों चाहते हो? उसने कहा जी मैं लोगों की खिदमत करना चाहता हूँ। इंडिया के अंदर बहुत गुर्बत है और मैं चाहता हूँ कि लोगों के हालात बदलें। मैं इंडिया को एक नया इंडिया बनाऊँ जिसके अंदर खुशहाली हो, जिसके अंदर अमन हो, जिसके अंदर शांति हो, जिसके अंदर सुकून हो, जिसमें हर चीज़ फरावानी के साथ हो और किसी शख्स को यहाँ पे तकलीफ़ ना हो। लोगों को तालीम मिले, लोगों को साफ़ पानी मिले, लोगों को रोज़गार मिले, लोगों को इज़्ज़त मिले और पूरी दुनिया के अंदर इंडिया का नाम हो। तो मैं ये चाहता हूँ। तो मोतीलाल नेहरू ने उसे कहा कि बेटा मेरी ख्वाहिश है, बल्कि मेरा मशवरा है कि आप इस काम में ना पड़ो। ये काम इतना आसान काम नहीं है, इसके अंदर बड़ी ख्वारी है, बड़ी तकलीफ़ें हैं, इसके अंदर जेल भी जाना पड़ता है, इसके अंदर बग़ैर पैसों की ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है, इसके अंदर बड़े ही मसाइल हैं। तो तुम ये सारे मसाइल बर्दाश्त नहीं कर सकोगे, तो मेरा मशवरा ये है कि आप इस काम में, इस धंधे में ना पड़ो और अच्छी मज़े से ज़िंदगी गुजारो। अल्लाह ताला ने हमें खुशहाली दी है, बड़ा पैसा दिया है, हमारे पास भगवान का दिया सब कुछ है। हम ताजर हैं, हम इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, हम ज़मींदार हैं, तो कोई ऐसी कमी नहीं है कि जिसके लिए तुम्हें इतनी एफर्ट करनी पड़े। तो मेरा मशवरा है कि सियासत को छोड़ दो, इसमें ना पड़ो। लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि नहीं, मैंने अब ज़िंदगी में करना है तो सिर्फ सियासत करनी है। तो उसने कहा ठीक है, ओके। तो उसके बाद मोतीलाल नेहरू ने अपना जो बेटा था उसका जो बेडरूम था, बड़ा लेविश बेडरूम था, उसमें से बेड निकलवा दिया, सोफ़ा निकाल दिया, डाइनिंग टेबल निकाल दे और वहाँ पे कोई फर्नीचर उसके बाद उसके बेडरूम में नहीं रखा। सब फर्नीचर निकाल के उन्होंने साइड पर रख दिए। फिर उसके जो लंदन से बने हुए कपड़े थे सारे निकाल दिए और वहाँ पे उन्होंने खद्दर के कुर्ते लटका दिए और इसके साथ साथ जो बैंक बैलेंस था वो भी उन्होंने उसका निकाल लिया और उसे भी साइड पे कर दिया। जो उनके नाम प्रॉपर्टी थी वो सारी की सारी मोतीलाल नेहरू ने जवाहरलाल नेहरू से वापस ले ली। अब जब जवाहरलाल नेहरू अपने कमरे में गए तो उसे देखा कि वहाँ पे कोई फर्नीचर नहीं, ना वहाँ पे कुछ सोफ़ा है, ना वहाँ पे कोई पलंग है, ना वहाँ पे डाइनिंग टेबल है और इसके साथ साथ जब उसने देखा कि कपड़े जो हैं वो भी गायब हैं, वो जो इंग्लैंड से, लंदन से जूते आए हुए थे वो भी सब ख़त्म और वहाँ पे खद्दर के कुर्ते लटके हुए हैं और पजामे लटके हुए हैं और साथ खद्दर की जो सदरी होती है, सदरी कहते हैं उसको वैसे इंडिया में, उर्दू में वैसे उसको हम वेस्ट कोट कहते हैं। तो ना ही वहाँ पे, और जो वेस्ट कोट्स हैं वो भी सारी की सारी जो हैं वो खद्दर की बनी हैं। तो फौरी तौर पर अपने वालिद के पास गए जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने कहा भाई ये आपने क्या किया? तो उसके वालिद ने कहा कि बेटा अगर सियासत करनी है तो फिर आज से ही फ़र्श पे लेटना और कम से कम सहूलतों के अंदर ज़िंदगी गुजारना सीख लो, क्योंकि इस कारज़ार में तुम्हें जेलें भी बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, तुम्हें धक्के भी खाने पड़ेंगे, तुम्हें खद्दर के कपड़े भी पहनने पड़ेंगे। अगर तुम सियासत करना चाहते हो तो आज से खद्दर के अलावा तुम्हारी जिस्म के ऊपर कोई और कपड़ा नहीं होना चाहिए और फिर पलंग तो भूल ही जाओ। अब आप नीचे सोना शुरू कर दो। अपने वालिद की बात से इत्तफाक किया और उसके बाद उन्होंने बाकी पूरी ज़िंदगी वो नीचे फ़र्श के ऊपर सो के गुजार दी। आपने जवाहरलाल नेहरू की तस्वीरें देखी होगी, उस शख्स ने पूरी ज़िंदगी उसके बाद खद्दर के कपड़े पहने, खद्दर की टोपी पहनी और खद्दर की वेस्ट कोट पहनी और नीचे सोया। और जब वो प्राइम मिनिस्टर भी रहे थे तो उनके पास जो बेड था बड़ा सख्त सा एक छोटा सा बेड था और पूरी ज़िंदगी उस शख्स ने उसी में गुजारी। ये याद रखें कि सियासत जो है वो फूलों की सेज नहीं होते, ये बड़े दुख वाली, बड़े तकलीफ़ वाली चीज़ होती है और इसमें इंसान को बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ता है। ये नहीं है कि आप सुबह उठें तो उसके बाद सारी सहूलतों के साथ प्राइम मिनिस्टर बने हो, उसके बाद पूरी दुनिया घूमे फिरें और पूरी ज़िंदगी आप उसी तरह उसी फॉर्म में रह के बड़े मज़े से ज़िंदगी गुजार के तालियां बजा के दुनिया से रुखसत हो जाएं। ये ऐसा मुमकिन नहीं है, इसके अंदर तकलीफ़ें होती हैं।
मैं कल जापान में हूँ ज़ाहिर इस वक्त, तो मैंने कल मलिका बुखारी साहबा की एक वीडियो देखी जो वो कन्फेस कर रही थी। ज़ाहिर नेशनल प्रेस क्लब के अंदर उनका खिताब था, उनका भी खिताब था जैसे दूसरों का होता है। तो वहाँ पे वो ये कह रही थी कि अडयाला जेल जो है वो ज़ाहिर जब बंदा को जेल ना गया हो तो उसके लिए ज़िंदगी बड़ी मुश्किल होती है। तो मैंने जो पिछले 10 दिन बड़े मुश्किल गुजारे हैं, तो उसके बाद फिर मैं सियासत से ताइब हो गई हूँ। मैं अब इमरान खान साहब को छोड़ रही हूँ, मैं सियासत को भी खैरबाद कह रही हूँ, मैं पार्टी को भी खैरबाद कह रही हूँ और मैं अब घर वापस जाऊँगी। मुंह उनका उतरा हुआ था और आंखों में उनके आंसू थे और हाल उनका बड़ा बुरा था। तो मैंने जब ये वीडियोस देखी तो फौरी तौर पर मुझे जवाहरलाल नेहरू याद आ गए कि उसका वालिद कितना उसके अंदर विजडम थी कि उसने महसूस कर लिया कि जिस फील्ड में अब मेरा बेटा जा रहा है उस फील्ड के अंदर कुछ सारी चीज़ें ठीक नहीं हैं, वहाँ पे तकलीफ़ होती है। अब ये जो पीटीआई का इशू है वो इशू ये है कि इन सब लोगों ने सहूलत देखी हुई है। ये लोग बड़े बड़े ख़ानदानों में पैदा हुए, इनके पास वाफर मिकदार में पैसा था और साथ इन्हें इमरान खान साहब मिल गए। तो इन्होंने सफ़ेद शलवार कमीज़ें पहननी शुरू कर दी, उसके ऊपर वेस्ट कोट पहनने शुरू कर दिए, काली गॉगल्स इन्होंने लगानी शुरू कर दी, काले रंग की होती है एनके इन्होंने लगाई होती है सारे। और उसके बाद पूरी इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे बैठ के ये लोग पॉलिटिक्स में आ गए। फिर इन्होंने इक़्तिदार देखा, इक़्तिदार देखने के बाद इन सब का ख्याल ये था कि हम तो ज़ाहिर है शहज़ादे हैं, हम तो एलीट फैमिली के साथ हमारा ताल्लुक़ है, आसमान से उतरे हुए लोग हैं, हमें ज़ाहिर है कोई तकलीफ़ तो हो नहीं सकती। और ये जो जेलें हैं, ये जो अदालतें हैं, ये जो ख्वारियाँ हैं, ये जो सड़कें हैं, ये जो जलालतें हैं, ये सारी की सारी अपोजिशन के लिए हैं। तो हम लोगों के लिए कैसे हो सकता है? लेकिन जब बुरा वक्त आया या वक्त ने थोड़ी सी तब्दीली दिखाई और उसके बाद जब इन्हें जेलें भुगतनी पड़ गई, जब इन्हें अदालतों में जाना पड़ गया, जब इन्हें सड़कें देखनी पड़ गई, जब इन्हें गर्मी लगनी शुरू हुई, उसके बाद वही हुआ जो पीटीआई ने किया कि आप देख लें कि इनमें से कोई एक शख्स भी कि जिसने इस सारे दुख को, सारी तकलीफ़ को फेस किया हो। तो एक हफ़्ता, यानी सिर्फ एक हफ़्ता ये लोग निकाल सके, और वो भी जिस तकलीफ़ के साथ इन्होंने निकाला वो भी अब पूरे पाकिस्तान को पता है। अगर आप इनकी जेलों की कहानियाँ सुने तो आप हैरान ही रह जाएंगे कि इनको वहाँ पे मिनरल वाटर चाहिए था, वहाँ पे इनको एसी चाहिए था, वहाँ पे इनको टेलीविज़न चाहिए था, वहाँ पे इनको स्मार्टफोन चाहिए थे, वहाँ पे इनको वाईफाई के सिग्नल चाहिए थे, वहाँ पे इनको घर का खाना चाहिए था, वहाँ से इनको अपने मुलाजमीन चाहिए थे जो आके इनकी मुट्ठी चापी करें, जो इनके कपड़े इस्त्री करें, जो इनका ख्याल रखें, जो इनकी मर्ज़ी का, जैसे शेफ़ को ऑर्डर किया जाता है फ़ोन करके, उस टाइप का खाना बना के दें। तो ये सब लोग पप्पू थे और ये सब लोग पप्पू हैं। तो इन्होंने ज़िंदगी में सख्ती बर्दाश्त की नहीं। लिहाजा आप देख लें जो ही सख्ती आई है, अब इमरान खान साहब के दाएं बाएं कौन खड़ा है? कोई नहीं। बस इब्रारुल हक साहब जो पिछले 11 साल से इमरान खान साहब के लिए गाने बनाते रहे और वो इंकलाब के गीत गाते रहे और हर जलसे के अंदर वो एक गाना सुनाया करते थे जिससे लोगों को महसूस होता था कि पाकिस्तान अब इंकलाब के धाने पे पहुंच चुका है। अभी दरवाज़ा खुलेगा और इंकलाब पूरे का पूरा दरवाजे से अंदर दाखिल हो जाएगा और पाकिस्तान एक नया पाकिस्तान होगा। लेकिन इब्रारुल हक साहब को देख ले आप, अब उनके आंसू नहीं थम रहे और वो भी पार्टी को खैरबाद कह के चले गए उसका। फिर मसरत चीमा साहबा को देख लीजिए कि और जमशेद चीमा साहब को देख लीजिए। यानी ये लोग जब पार्टी में आए थे तो इन सब ने कहा था कि ले जी हम तो मुल्क बदल के रखते हैं। और मसरत चीमा साहबा जो हैं वो अदालत के अंदर खड़े होकर इमरान खान साहब का जेल से नैब की हिरासत से फ़ोन रिसीव करती थी और कहती थी कि बिल्कुल ठीक है सर, हम कर रहे हैं और ये हो जाएगा। और उसके बाद जब उन्होंने अपना खिताब फरमाया कौम से और पार्टी को खैरबाद कहने का ऐलान किया तो उस वक्त उनकी शक्ल देखिए। यानी आप सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर उनकी जो शक्ल के अंदर वेरिएशन आई है सिर्फ वो देख लीजिए। फिर जो जमशेद चीमा साहब, अब उनके हलक के अंदर आवाज़ फंस रही थी, उसको आप देख लें। अब असद उमर साहब को देख लें कि जिस तरह वो खसियाने से होके कौम से खिताब कर रहे थे और उस वक्त भी पूरे जज्बे के साथ वो कह रहे थे कि कोई मसला ही नहीं है और बस पार्टी छोड़ रहा हूँ, उसको देख लें। फिर अली जैदी साहब को देख लें आप, अली जैदी साहब का खिताब ज़रा मुलाहिजा कर लीजिएगा, आप उनको देख लीजिएगा ज़रा। उससे पहले जब वो मिनिस्टर होते थे या पार्टी के अंदर होते थे या जब वो खिताब करते थे तो आपको वो सारे क्लिप्स याद होंगे। फवाद चौधरी साहब को देख लीजिए। फवाद चौधरी साहब के बारे में मेरा ख्याल ये था कि बड़े टेस्टेड आदमी हैं, इनके नर्व्स बड़े स्ट्रांग हैं और ख़ानदानी तौर पर बड़े मजबूत लोग हैं। तो कम से कम ये कोई 2, 4, 5 महीने निकाल जाएंगे। लेकिन आप देख लें 1 रात की 2 रात की जेलें थी और हवालात की, और उसमें भी इनको सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल थी इनके लिए, फ़ोन तक इनके पास था। लेकिन उसके बाद जब ये वहाँ से निकले तो किस तरह दौड़ लगाई फवाद चौधरी साहब ने, और उसके बाद उन्होंने एक ट्वीट करके अपने आप को पार्टी से दूर कर लिया।
तो इस वक्त अगर देखा जाए तो पीटीआई ने अपने पूरे करैक्टर का मुजाहरा कर दिया। जिस टाइप के ये लोग थे, इन्होंने साबित कर दिया कि हम क्या लोग हैं और हमारा क्या स्टफ है। यानी इन लोगों को पार्टी भी ऐसी चाहिए जिसमें पूरी इस्टेब्लिशमेंट की बैक हो, जिसमें इस्टेब्लिशमेंट इनको पैसे भी दे, इस्टेब्लिशमेंट इनको खाना भी खिलाए, इस्टेब्लिशमेंट इनको इक़्तिदार तक भी लेके आए, इस्टेब्लिशमेंट इनके लिए टेलीविज़न शोज़ का बंदोबस्त भी करे। ये अगर मुतालबा करें तो इस्टेब्लिशमेंट इनके लिए एंकर्स भी बदल रहा है और इस्टेब्लिशमेंट इनके लिए चैनल्स भी तब्दील कर रहा है, और एक चैनल जो तीसरे नंबर पे आ रहा है उसको 18वें नंबर पे फेंकते। तो मुकम्मल सहूलतें चाहिए इनको हर सूरत में, और थोड़ा सा भी सख्त वक्त हो तो वो इनके लिए मुनासिब नहीं, इनको बड़ी तकलीफ़ है। तो ये पार्टी असल में थी ही है। अब देख लें उसकी जो उसमें से निकला, जो आउटकम हुआ वो आपके सामने, कि पार्टी इस तरह बदली कि अब इसको देख के हंसी आते हैं। और इमरान खान साहब इस टीम के साथ, इस बोनो की इस टीम के साथ पूरी दुनिया में पाकिस्तान को नंबर 1 मुल्क बनाना चाहते थे, रियासत मदीना क्रिएट करना चाहते थे, जिसके अंदर ज़ाहिर है ना कोई गज़वा हो, ना कोई जंग हो, और सब कुछ जो है अल्लाह ताला की नुसरत से हासिल हो जाए। तो रियासत मदीना इन्होंने इन लोगों के साथ बनानी थी, मलिका बुखारी साहिबा जैसे लोगों से, फवाद चौधरी साहब के लोग जैसे लोगों से, अली जैदी साहब जैसे लोगों से, मसरत चीमा और जमशेद चीमा जैसे लोगों से, और इब्रारुल हक साहब के ज़रिए ये एक रियासत मदीना बनाना चाहते थे, एक नया पाकिस्तान क्रिएट करना चाहते थे जिसे पूरी दुनिया के अंदर देखा जाए और कहा कि वाह वाह वेल डन इमरान खान। और ये थी टीम इमरान खान साहब की, जो एक हफ्ता नहीं निकाल सकी। तो मुझे यकीन करें कि इमरान खान साहब के ऊपर तरस आ रहा है, और इनकी थिंकिंग के ऊपर तरस आ रहा है, और इनकी टीम के ऊपर तरस आ रहा है कि इस वक्त इमरान खान साहब के साथ खड़ा होने के लिए एक भी बंदा नहीं है इनमें। वो तमाम लोग जो हमेशा इमरान खान साहब के सामने टिश्यू पेपर लेके खड़े होते थे, जो इनको सर कह के मुखातिब होते थे, कैप्टन कह के मुखातिब होते थे, खान साहब कह के मुखातिब होते थे, उन्होंने इस तरह अपना रुख बदला कि उन्होंने हैरानी कर दिया। तो अब इमरान खान साहब को अपना फ्यूचर तो नज़र आ ही रहा है, उनको नज़र आ रहा है कि मैं जब जेल चला गया तो मुझे वहाँ पे खाना देने के लिए, पानी फराहम करने के लिए कोई बंदा नहीं होगा। और ये लोग तो यकीन करें इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए नहीं जाएंगे। जो लोग आज इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगाने के लिए तैयार नहीं है, उनकी जान निकलती है इमरान इस्माइल साहब जैसे लोगों की, तो वो कल इमरान खान साहब के लिए क्या करेंगे? ये कुछ नहीं करेंगे। ये चूरियाँ खाने वाले रांझे थे जिनका काम सिर्फ इतना था कि जब तक चूरी है तो ये इनकी वंजली भी बज रही थी, वो भी चल रही थी। लेकिन जो ही चूरी ख़त्म हुई और एक टेस्ट का टाइम आया तो उस वक्त ये सारी टीम ढेर हो गई, टीम चल पड़ी और फरार हो गई। अब सिर्फ कप्तान खड़ा है, और कप्तान भी खिफत मिटाने के लिए खड़ा है, और कप्तान की भी पूरी कोशिश है कि किसी तरफ से कोई एक अंपायर आए और इनके हक़ में उंगली खड़ी कर दे। और अब उसका इंतज़ार करते करते इमरान खान साहब की बाकी ज़िंदगी गुजरेगी, और जब ये जेल जाएंगे इमरान खान साहब, आप उसके बाद देखिएगा कि इमरान खान साहब की आवाज़ नहीं निकलेगी। अब सिर्फ इतनी कम कसर बची है कि इमरान खान साहब खुद भी नेशनल प्रेस क्लब चले जाएं और वहाँ खड़े होकर कह दें कि मैं भी सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर रहा हूँ, मेरा भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। और इसके बाद ये खुद अपने आप को ज़मान पार्क तक महदूद कर लें, लेकिन इमरान खान साहब के लोग को ये फैसिलिटी हासिल नहीं होगी, देखिएगा, क्योंकि इनकी टीम को, इनके लोगों को तो ये सहूलत दे दी गई है कि ठीक है जी, आप पार्टी छोड़ दें और घर चले जाएं और बाकी ज़िंदगी आराम से गुजारें। जैसे मलिका बुखारी साहिबा कह रही थी कि उनका बच्चा है, तो वो उनको तो सहूलत दे दी गई कि आप अपने बेटे के साथ ज़िंदगी गुजार लें। लेकिन जो इमरान खान साहब हैं, उनको ये सहूलत नहीं मिलेगी। इमरान खान साहब के लिए ये सहूलत दस्तयाब नहीं है। इमरान खान साहब को बहरहाल फौरी तौर पर जेल जाना पड़ेगा, और अगर ये जेल से बचना चाहते हैं तो उनके पास सेकंड ऑप्शन जो है वो ये है कि इमरान खान साहब मुल्क से बाहर चले जाएँ। इमरान खान साहब को ये सहूलत दी जाएगी, और इमरान खान साहब ने अगर ये सहूलत कबूल कर ली तो ये लंदन में बैठेंगे और उसी तरह पीटीआई के कारकुनों के साथ वहाँ लंदन में बैठ के खिताब किया करेंगे कौम से, और कहेंगे कि अनकरीब एक नया पाकिस्तान बनेगा। और अगर ये कबूल नहीं करते तो फिर इन्हें जेल देखना पड़ेगी। लेकिन याद रखें, जेल में इनके साथियों में से एक बंदा भी इनके साथ नहीं होगा, और ये इख्तिताम है पीटीआई का।